क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि जी इन अ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू वाई 24 meters, angle y is 90 degrees, WP is 18 meters and PX is 14 meters. Q lies on XY side that QX is 9.8. Find the length. First part YQ. You need to find out the length of YQ. अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं. जो YQ लेंथ है उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये ट्रायंगल ले लें WYX, पूरी की पूरी ट्रायंगल ले लें. ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज. पूरी 18 प्लस 14 8 और 4 12 और ये 3. तो W से लेके X तक पूरी लेंथ आपकी हो जाएगी 32 मीटर्स. ये आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज. WY आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर. यहाँ से आपने इस पूरी ट्रायंगल से YX पूरी लेंथ निकालनी है. क्या काम आप लोगों ने करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द ट्रायंगल WYX. 18 प्लस 14 हो जाएगा 32 मीटर्स 24 और यहाँ से YX पूरी लेंथ निकालनी है. YX पूरी लेंथ मुझे निकाल के बताएं क्या आती है. टीचर हाफ तो गिवन है 9.8. उसको आप रहने दें. आप YX पूरी लेंथ मुझे निकाल के बताएं. ओके. अपने कैलकुलेटर पे जाके लिखें 32 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. कैलकुलेटर पे लिखें 32 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. जो भी आपके पास आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट ले लें. आपके पास जवाब आ जाएगा. वो आपके पास YX की लेंथ आ जाएगी. कैलकुलेटर पे जाके लिखें 32 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. जो भी आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट ले लें. आपके पास YX लेंथ आ जाएगी. What is your length YX now? 21.16. I hope कि सबकी यही आ रही होगी 21.16. टीचर हम 21.2 लिख सकते हैं. फातिमा और मैमा प्लीज बताएं आप लोगों की लेंथ क्या आ रही है. जी लिख सकते हैं. मेरी भी यही आई मैमा है. जी ठीक है. अब आपने क्या करना है, अगर आप इस पूरी लेंथ YX में से 9.8 माइनस कर दें तो आपके पास YQ आ जाएगी. पूरी लेंथ YX में से 9.8 अगर आप माइनस कर दें, जो आपके पास आया 21.16 या 21.2, जो भी लेंथ आई है उसमें से वो पूरी YX है. ये पूरी YX है. इसमें से अगर आप YQ यानी कि 9.8 निकाल दें, QX 9.8 निकाल दें तो YQ लेंथ आ जाएगी. तो 21.2 में से आप 9.8 माइनस करें और आपके पास लेंथ आ जाएगी YQ. ऐसे लिख लें that YQ is equal to YX minus QX. YQ is equal to 21.2 minus 9.8. तो YQ लेंथ जो भी आ रही है वो लिख दें. 11.4. 11.4. 11.4. तो आपके पास क्या आ गई? YQ लेंथ आ गई. ये आपके पास आसान तरीका था YQ लेंथ फाइंड आउट करने का. अब इसका दूसरा मेथड भी है. वो दूसरा मेथड सुन लें क्या है. मैं फोर्स नहीं करूंगी वो मेथड यूज करने के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो दूसरे मेथड को भी जो है वो फॉलो करते हैं. तो आप वो भी देख लें कि वो मेथड क्या है. सेम यही YQ लेंथ निकालने के लिए वो मेथड है. फर्स्ट पार्ट के लिए ही सेकंड मेथड आपको बताने लगी हूँ. तो देखिए वो मेथड क्या था. वो मेथड ये था कि आप ये वाली ट्रायंगल ले लेते WYR. इसमें ये 90 डिग्री है. अब ये आपके पास 24 हाइपोटेनस हो जाता है, 18 परपेंडिकुलर हो जाता है. इन दोनों को यूज करते हुए आप YR निकाल दें. 24 और 18 को यूज करते हुए आप क्या निकालते हैं? YR. उसके बाद आप चले जाते QRX इस छोटी ट्रायंगल पे. QRX में क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना आ जाना था? 90 डिग्री का. 90 डिग्री आ जाने के बाद ये आपके पास हाइपोटेनस निकला था, ये बेस निकला था. तो 14 और 9.8 को यूज करके आप निकालते QR. पता नहीं R लिखा हुआ है, ये P लिखा हुआ है. मेरे ख्याल से ये P है. टीचर P है जी. 18 और 24 को यूज करते हुए आप YP निकालते. 14 और 9.8 को यूज करते हुए आप PQ निकालते.
फिर वाई पी और पी क्यू इन दोनों को यूज करते हुए आप वाई क्यू निकाल दे, क्योंकि ये भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे जिसका 90 डिग्री यहाँ पर आ जाना था। इन दोनों को यूज करते हुए भी आप वाई क्यू निकाल सकते थे। जो आपका वाई पी ऊपर वाली ट्राइंगल से आना था, पी क्यू इस वाली ट्राइंगल से आना था, इन दोनों को यूज करते हुए आप वाई क्यू निकाल सकते हैं। आंसर सेम ही, आंसर सिर्फ डेसिमल्स में फर्क आ जाना था। अब फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व तो कर लिया, बड़े आसान और बड़े शॉर्टकट तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट की बारी आएगी। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई पी। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला याद है किसी को? 1/2b multiply h. यहाँ पे बी और एच क्या थे? Base of height. ब्रेथ और बेस और हाइट। ट्राइंगल की बेस होती है। बिलाल अतीक, यू आर लेट। एक तो आप लेट हैं, दूसरा आपका माइक ऑन है, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। जी, किसी भी ट्रायंगल एक्स पी वाई, जो भी ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपने किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है? एक्स पी वाई। ये आपके पास एक्स पी वाई मतलब ये ट्रायंगल है। एरिया निकालने के लिए तो राइट एंगल होना जरूरी नहीं है। तो एक्स पी वाई आपके पास ट्राइंगल आ जाएगी। इस ट्राइंगल का आपने एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए वाई एक्स आपके पास बेस हो जाएगी, जो कि आप 21.2 निकाल चुके हो। अब आपको चाहिए इसकी हाइट, ये पी क्यू, ये पी क्यू हाइट चाहिए। उसके लिए आप 14 और 9.8 को यूज करें और मुझे बताएं कि पी क्यू हाइट क्या आ रही है। 14 और 9. Taking 14 as hypotenuse and 9.8 as base, will you please tell me what is your height PQ? कैलकुलेटर पकड़े और लिखे 14 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट ले लें, दैट विल बी योर लेंथ PQ। बिलाल, Teacher 99.96. स्क्वायर रूट लिया आपने फातिमा? Yes. 14 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर माइनस करना था और उसके बाद स्क्वायर रूट लेना था। माइनस करके स्क्वायर रूट लें और प्लीज मुझे बताएं कि आपकी PQ लेंथ क्या आ रही है। फातिमा और रुमैमा प्लीज मुझे बताएं कि माइनस करके स्क्वायर रूट लें तो आपके पास लेंथ क्या आ जाती है। टीचर बेस क्या लेनी है? बेस आपने लेनी है 9.8 और हाइपोटेनस लेना 14 और वहां से वाई पी फाइंड आउट करना है। Bilal, you need to turn on your camera. I want to see either you are calculating this or not. टीचर मैंने दोबारा पूरा कैलकुलेट किया, यही आंसर आ रहा है। कौन आंसर आया फातिमा? 99.96। 99 नहीं आ सकता फातिमा, 99 नहीं आ सकता। तो 99.98। ओके, जो भी आंसर आ रहा है आपके पास, वाई पी आप लोगों ने क्या बताया कि वाई पी आप लोगों के पास क्या आ रहा है? 99.86। 99.96। 99.96 आ रहा है आपके पास वाई पी। और वाई एक्स जो हमने बेस लेनी है वो आपके पास निकली हुई है 21.2। ऐसा ही है। ये आपके पास है जी हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये आपके पास है जी बेस ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करें 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 99.96 मल्टीप्लाई
2 दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 पे डिवाइड कर दें एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। बिलाल आपका माइक ऑन रह गया है। $99.96 multiplied by 21.2 and divided by 2. Will you please tell me what is the area of the triangle now? Teacher, 1559.576. Bilal, scientific calculator. टीचर मैं हूँ फातिमा। वो तो मुझे समझ आ गई है, मैं बिलाल को कह रही हूँ। बिलाल कैलकुलेटर दिखाओ, कैलकुलेटर। फातिमा आंसर मैच करें। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट का आंसर मैच करें। मैमा, आर यू कैलकुलेटिंग द आंसर्स? यस जी फातिमा, आपका आंसर से मैच हो गया। टीचर पीछे 111 और मेरा आ रहा है 1059। फातिमा मेरे ख्याल से ना आपकी ये जो 99.96 आप लोग निकाल रहे हैं ना, ये आप गलत निकाल रहे हैं। बाय क्यू लेंथ जो आप लोग निकाल रहे हैं वो गलत निकाल रहे हैं। नॉट हैविंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, वरना मैं आपको जरूर बताती कि लेंथ क्या है। टीचर उन दोनों को माइनस करके तो 99.96 ही आता है। माइनस करके स्क्वायर रूट भी लेना था। अच्छा, स्क्वायर रूट नहीं लिया। 14 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट भी लेना है। पी क्यू लेंथ निकालने के लिए 14 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना, जो भी आंसर आता है। गुड बिलाल, गुड, वेरी गुड। बिलाल अब अपने कैलकुलेटर में कहीं बिलाल और लिखे 14 स्क्वायर। टीचर 9.99 आ रहा है। 14 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर ये लिखा है कैलकुलेटर में। अच्छा जी, 14 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर। 99.96। इसका स्क्वायर रूट ले, इसका स्क्वायर रूट ले। टीचर मेरा आ रहा है 9.9 ये आ रहा है बिलाल। टीचर आप कौन से क्वेश्चन पे हैं? बिलाल वो मुझे इंटरनेट मुझे पॉइंट नहीं नजर आ रहा कैलकुलेटर पे। ये 9 की बात पॉइंट है। हाँ जी, 9 के बाद पॉइंट है, 9 के बाद पॉइंट है। ठीक है बिलाल, ओके। टीचर अब मैंने किया दोबारा तो मेरा आ रहा है 105.894 और बुक के पीछे 111 है। साथ में अपने कैलकुलेटर उठाएं और ये लिखें। यस टीचर, आप क्या कह रही हैं? कैलकुलेटर के ऊपर ये टर्म लिखो 14 स्क्वायर माइनस 9.8 स्क्वायर। लिख ली। अब जो भी आंसर है उसका स्क्वायर रूट ले लो साथ में। बिलाल आपका माइक ऑन है तो बंद करें। जी मेरी तरफ से नहीं आवाज आ रही। टीचर ले लिया 9.997। स्क्वायर रूट ले, मेरी जान स्क्वायर रूट लो, आंसर का स्क्वायर रूट ले। टीचर लिए 9.99 स्क्वायर रूट लेके आंसर आ रहा है। ये क्या है आपके पास? 9 पॉइंट है। तो ये जो वाई पी आप लोगों ने मुझे 99 पॉइंट लिखवाया ना, ये नहीं है, दिस इज 9.9।
अब इस पूरे फॉर्मूले में 9.9 लिखें। 9.9 को मल्टीप्लाई करें 21.2 से, जो आंसर आता है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। बिलाल अपना माइक ऑन करोगे तो मुझे पता चलेगा ना क्या आंसर बता रहे हो मुझे। टीचर 1004। 1004। 1004.94। चलिए ठीक है, तकरीबन आपके आंसर 111 के करीब करीब ही है। टीचर अभी तो काफी दूर है। नहीं नहीं, ये काफी दूर नहीं है, ये आपकी टीचर कैलकुलेशन मेरा में गड़बड़ है। 209.88 आ रहा है। गलत गलत, इसीलिए मैंने आज आप लोगों को आके अपने अपने कैलकुलेटर से काम खुद करना। आप सबने मुझे बताना है क्या आपके पास वाई एक्स लेंथ जो है वो 21.2 ही आप लोग यूज कर रहे हैं? क्या आप सब लेंथ वाई एक्स जो है वो 21.2 ही यूज कर रहे हैं? यस। और जो आप लोगों की हाइट आई है वो 9.9 ही यूज कर रहे हैं? यस। अब 9.9 मल्टीप्लाई करें 21.2 से। Yes, 99. 9.9 को कैमरे पे देखो, कैमरे पे क्या लिखा है? 9.9 multiplied by 21.2। 21.2. हाँ जी, कर लिया। 22.9. जो भी आंसर आ रहा है उसको 2 पे डिवाइड करें। कर लिया। 104। बस 104 अभी ट्रायंगल है। 52.47। जिनका आंसर 100 से ऊपर आना ना उनका आंसर करेक्ट है, जिनका आंसर 100 से नीचे है वो समझो उनकी कोई गलती है कैलकुलेशन में। जिनका आंसर 100 से ऊपर आ रहा है उनकी कैलकुलेशन ठीक है, जिनका आंसर 100 से बिलो है वो समझ लिया उन्होंने कोई गलती की है। बिलाल ठीक है, आपका काम ठीक है? मेरा भी यही आंसर है। मेरे पास ना यहाँ अजानें हो रही हैं, तो जब अजान हो ना तो यहाँ सिग्नल वीक हो जाता है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं है। अब जाके हमारी एक्सरसाइज 10 कंप्लीट हो गई है। ये हमने 10 स्टार्ट की थी, पूरा पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया था, हर सवाल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है, एडवांस लेवल नहीं करना, एडवांस लेवल नहीं करना। टीचर मैंने आपसे पूछना था, आपने जो जो चैप्टर्स किए हैं वो और उनके एक्सरसाइज मुझे मार्क करवा देंगी? हम लोगों ने किया है मैंने तो आप लोगों को बताया चैप्टर नंबर 8 किया हम लोगों ने। एक्सरसाइज कौन सी? किया हमने क्या? चैप्टर 6 हमने पूरा ही किया है उमैमा, चैप्टर 6 हमने पूरा ही किया। ओके चैप्टर 6 चैप्टर 10 पे आ गए थे। ओके 8 9 नहीं किया? अभी तक हमने 8 9 नहीं किया। ओके जी, चैप्टर एक्सरसाइज 10A क्योंकि कंप्लीट हो गई है, अब आप लोगों को मैं काम करवाने लगी हूँ 10B का। 10B इज वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन बहुत आसान वर्ड प्रॉब्लम्स है ये वर्ड प्रॉब्लम्स। चैप्टर 7 किया? नहीं किया? हमने अभी तक 6 और 10 6 किया, 10 कर रहे हैं। ओके बिलाल अगर आप मुझे थोड़ी सी फेवर दें और अपना माइक ऑफ कर लें तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाए। जी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10B। 10B पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ूंगी इसकी डायग्राम बनाऊंगी तो बड़ी आसान लगेगी, इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी।
जी पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या लिखी हुई है, सम केबल्स आर सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल पोस्ट। वर्टिकल पोस्ट है एक सीधा लंबा जो वर्टिकल पोस्ट है वो some cables are supported by a vertical post of height 47 meters। जी एक वर्टिकल पोस्ट आप ड्रॉ कर लें जिसकी हाइट है जी 47 meters। The cables are attached from the top of the post to a point on the level ground। टॉप ऑफ द पोस्ट से अगर आप ये ग्राउंड लें, टॉप ऑफ द पोस्ट से एक पॉइंट आ रहा है लेवल ग्राउंड के ऊपर, वहां पर आपने क्या करिए केबल्स लगाएंगे। The cables are attached from the top of the post to a point on the level ground which is 18 meters from the foot of the post। ये जो आपने केबल लेके आए हैं टॉप ऑफ द पोस्ट से ऑन द लेवल ग्राउंड, ये जो लेवल ग्राउंड वाला पॉइंट है ये फुट ऑफ द पोस्ट से 18 मीटर दूर है। ये फुट ऑफ द पोस्ट से कितना दूर है, 18 मीटर। ये जो चीज है ये आपके पास क्या है, ये केबल है। ये आपके पास वर्टिकल पोस्ट है जिसकी हाइट 47 मीटर्स है। ये केबल आ रही है जिसको हमने टॉप ऑफ द पोस्ट से लेवल ग्राउंड पे ज्वाइन किया है। लेवल ऑफ द ग्राउंड इज 18 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। पोस्ट के फुट से ये जो पॉइंट है ये 18 मीटर दूर है। आपने क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल। ये जो केबल चल रही है इस केबल की लेंथ आपने बतानी है। तो ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट आपके पास हाइपोटेनस आ जाएगा, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आई थिंक ये सवाल आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द केबल आपने खुद फाइंड आउट करनी है। ये 10B क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। मैं डायग्राम बना देती हूँ, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आज क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या लिखा हुआ है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर। तो ये आपने सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। ये आपने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। इसकी हर साइड कितनी है, 50 मीटर्स, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो हर साइड आ गई आपके पास 50 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है यानी कि ये खेत है। अलोंग बैरिकेड, बैरिकेड होती है खारदार तार लगाते हैं हम जो खेतों की बाउंड्री पे लगाते हैं ना, वो तार हमने लगानी है। इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ द फील्ड। ये जो खेत है इसके डायगोनल पे आपने लगाना है। कि कोई एक डायगोनल ले लें क्योंकि उसने डायगोनल्स नहीं लिखा, डायगोनल एक डायगोनल की बात हो रही है। ये डायगोनल लेना ये ले लें, ये लेना ये ले लें। मैं तो इस वक्त ये वाला ले रही हूँ, आप कौन सा मर्जी ले लें, आपकी मर्जी है। इस यहाँ पे करके आपने ना बैरिकेड लगाना है, वायर लगानी है। तो आपने बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड, कि आपने बताना है कि वो जो बैरियर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कि आपके ये डायगोनल में पूरी आ जाए। तो वही हर स्क्वायर का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो आपने हाइपोटेनस की लेंथ निकाल के बता देनी है कि हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी, वही आपके पास लेंथ ऑफ द बैरियर हो जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम है। ये आप लोगों ने एक स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। इसके डायगोनल की लेंथ आप लोगों ने निकालनी है। जो सा मर्जी डायगोनल ले लें, कोई एक डायगोनल लेना था। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, आ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो जी थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करनी है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। या आपने स्विमिंग पूल बना लिया है। आ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज अ लेंथ ऑफ 50 मीटर्स। इसकी लेंथ है जी 50 मीटर्स एंड ब्रेथ 30 मीटर। और ब्रेथ आपके पास कितनी है, 30 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ 50 मीटर और ब्रेथ कितनी है, 30 मीटर। आपको पता है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 मीटर्स हो जाएगा। मीटर्स ही है ना जी, मीटर्स में ही है। अब आपने क्या करना है, ड्यूरिंग अ स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट Ethan has to swim from one corner of the pool to the opposite corner। ईथन ने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्विम करना है। चाहे आप इस कॉर्नर से यहाँ तक स्विम करा लें, चाहे आप यहाँ से यहाँ स्विम करा लें। मैंने ये कॉर्नर स्विम कराना है। इस कॉर्नर पे आपने उसको स्विम कराना है ईथन को।
फाइंड द डिस्टेंस ईथन हैज टू स्विम, आपने बताना है कि ईथन ने ये कितना डिस्टेंस स्विम करना है। दोबारा से देख लें, दैट वाज अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल विद द लेंथ ऑफ 50 meters and the breadth 30 meters. Ethan has to swim from the one corner of the pool to the opposite corner. Opposite उन्होंने लिखा है, opposite बहुत जरूरी वर्ड था यहाँ पे। अगर ये ऑपोजिट ना लिखा होता तो हम कहते कि जी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाना, वो तो बड़ा आसान हो जाना था। तो उसने क्या कहा कि जी ऑपोजिट कॉर्नर पर जाना। ऑपोजिट कॉर्नर जाने के लिए उसको कितनी लेंथ स्विम करनी पड़ेगी? हर रेक्टेंगल का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के ऑपोजिट आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनस। टेक दिस एज योर परपेंडिकुलर एंड योर बेस। अगेन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो आई थिंक ये तीनों सवाल आपसे खुद हो जाएंगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टूवर्ड्स माय क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या लिखा हुआ है? अ लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर। लैडर सीढ़ी जो लकड़ी की बनी होती है, बांस की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। लैडर ऐसी ही लगती है, जो सीढ़ी होती है आपकी लैडर ऐसी लगती है। उसने कहा कि जी लैडर है जी 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर है। इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ये आपने एक दीवार के साथ लगाई हुई है लैडर। ये दीवार आ गई, लैडर आ गई 5 मीटर लंबी, और ये दीवार आ गई। इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल with its foot 1.8 meter away from the base of the wall। जो लैडर है वो 1.8 मीटर दूर है किससे? बेस ऑफ द वॉल से। तो ये जो है ये लैडर है, ये वॉल की बेस से 1.8 मीटर्स अवे है। 5 meter length long ladder is placed against the vertical wall. Foot of this ladder is 1.8 meter away from the base of the wall। आपने बताना है कि how far, कितनी दूर तक wall goes to the does the ladder reach। आपने बताना है कि जी दीवार की कितनी ऊंचाई तक लैडर आ जाती है। दीवार की कितनी ऊंचाई तक, इसका मतलब आपने ये वही लेंथ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। दीवार सीधी ही होती है तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाइपोटेनस है, इसको बेस ले और परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पहला क्वेश्चन है जिसमें आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, वरना तो बाकी सब सवालों में आपने हाइपोटेनस ही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में अ वर्टिकल 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल with its foot 1.8 meters away from the base of the wall। You need to find how far does the ladder reach the wall, कि कितनी दूर तक जो लैडर है वो दीवार को ऊंचा कवर करती है। तो आपने ये वॉल की हाइट जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। समझ में आ रहा है आप सबको ये सारे सवाल कैसे करने हैं? टीचर, यस टीचर। ये बिलाल ठीक फिर गायब हो गए, होमवर्क की बारी आती है गायब हो जाते हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आप बस ये 5 सवाल ही आपके होमवर्क होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। मिस्टर ली बायज अ 30-inch टेलीविजन। अब मेरी बात सुने, जब हम टेलीविजन खरीदते हैं ना, टेलीविजन एक रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर कभी भी टेलीविजन नहीं होता है। आपने कोई भी स्क्वायर टेलीविजन नहीं देखा होगा। जब आप कोई भी टेलीविजन खरीदते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये जी 32 इंचेस है या 45 इंचेस है। तो वो जो लेंथ होती है ना वो हम ऐसे मेजर करते हैं, डायगोनली मेजर करते हैं कि ये कितनी है। इतनी 45 इंचेस नहीं होती, यहाँ से ये लेंथ हम उसके मेजर करते हैं डायगोनली। चाहे ये डायगोनल मेजर करें चाहे ये डायगोनल मेजर करें। तो जब भी हम टेलीविजन खरीदने जाते हैं, चाहे 45 इंचेस, 50 इंचेस या 32 इंचेस, तो जो उसकी लेंथ है वो डायगोनली मेजर की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर ली बायज अ 30-inch टेलीविजन। 30 इंच का उन्होंने टेलीविजन खरीदा है। द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18 इंचेस, जबकि स्क्रीन की हाइट कितनी है? 18 इंच। गिवन दैट कि टेलीविजन स्क्रीन्स आर मेजर्ड अक्रॉस द डायगोनल। इसका मतलब है कि जो 30 इंच उन्होंने आपको बताया वो लेंथ ऑफ द डायगोनल है। इसका मतलब है कि ये जो टेलीविजन की डायगोनल की लेंथ है वो कितनी है? 30 इंच। और टेलीविजन की स्क्रीन की हाइट कितनी है जी? 1.8 मीटर्स। अब मसला क्या आ गया कि ये तो हमें उसने 30 इंच कह दिया, अच्छा नहीं मीटर्स नहीं, इंच ही है, दोनों इंचेस में है। ये 30 इंच है और ये 1.8 इंचेस है। 18 इंचेस है, दिस इज नॉट 1.8, दिस इज 18। अब सवाल क्या है कि जी मिस्टर ली ने बाय किया है 30 इंच टेलीविजन। इसका मतलब डायगोनल की लेंथ आ गई 30।
द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18 इंचेस, इसका मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आ गई 18 इंच। आगे उन्होंने बताया कि जी डायगोनल की जो स्क्रीन की लेंथ होती है वो डायगोनल के अक्रॉस मेजर की जाती है। इसका मतलब है कि जो 30 इंच है वो लेंथ ऑफ द डायगोनल है। आपने बताना है कि हाउ वाइड इज द स्क्रीन, ये आपने बताना है कि स्क्रीन वाइड कितनी है। ये 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और यहाँ से आपने क्या निकाल लेना है, बेस निकाल लेना है। तो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम, बड़े आसान है। सो या आप लोगों ने ये पांचों सवाल खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, मैंने 5 के 5 सवाल की डायग्राम्स ड्रॉ कर दी है। इन पांचों सवालों की जो है ये आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है, आंसर मैच करना है। डेसिमल में कोई थोड़ा बहुत फर्क आ जाए तो काफी है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी कैलकुलेशन ठीक रखें, ठीक से कैलकुलेटर यूज करें। अब अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। जी क्लास 8, यस फातिमा, क्या पूछना चाह रही हैं आप? टीचर मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस करने हैं। एक तो मेरी मैथ्स की कॉपी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, आज का होमवर्क करूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ना मैंने उसमें पुराने 1-2 क्वेश्चंस बीच-बीच में से छोड़े हुए हैं जो मुझे नहीं समझ आई थी। चैप्टर 6 के? तो इस तरह इशू हो जाएंगे? यस, चैप्टर 6 के। हाँ जी, आप डिस्कस कर लीजिएगा, जो जो आपकी कॉपी भेजे ना स्कूल, आप स्कूल वालों से प्रॉब्लम डिस्कस कर लीजिएगा कि मिस ने कहा था कि वो क्वेश्चंस आपके रिवीजन में कवर हो जाएं। तो आप जब उनको ये बात बताएंगे तो आई होप कि वो आपकी बात समझेंगे और आपको न्यू कॉपी इशू कर देंगे। एनीथिंग एल्स फातिमा इरफान? यस टीचर, और जो पुराने ज़माने के टेलीविज़न होते थे वो तो स्क्वायर ही होते थे। मोस्ट जो है ना, जब आप टेलीविजन की स्क्रीन छोटी करते जाते हैं ना, कि आप छोटा टीवी जब लेते हैं तो वो हमें स्क्वायर लग रहा होता है, लेकिन स्क्वायर वो भी नहीं होता, उसमें भी ना कोई फर्क आ जाता होता है। मोस्टली जो आपके टेलीविजन और एलसीडीज है ना, ये रेक्टेंगल में ही होते हैं मोस्टली।